Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी के बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 के सेकंड लेक्चर में हम लोग हैं। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति आजादी के समय क्या थी उसके बारे में बात हो रहा है। फर्स्ट लेक्चर हमारा आप इससे पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। लेक्चर नंबर टू में आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में, डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। एंड ऑल दीज थ्री वी विल बी टॉकिंग विद द रेफरेंस टू द इंडिपेंडेंस डे, बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी जब आजाद हुआ हमारा देश उससे पहले इन तीनों का सिचुएशन क्या था, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, जैसा कि एग्रीकल्चर की स्थिति हम लोगों ने देखी, एग्रीकल्चर का क्या सिचुएशन था, कैसे फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन किया गया, कैसे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी कमोडिटीज का जो है एक्सपोर्टर बना करके रखना मेन ऑब्जेक्टिव था उनका। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ। इंडिया could develop a sound industrial base under the colonial rule. So also in manufacturing India could not, यानी इंडिया अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल के समय, कॉलोनियल रूल के समय इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसा कि एग्रीकल्चर का स्थिति था उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी सिचुएशन था। इवन एज द कंट्री इज वर्ल्ड फेमस, यहाँ तक कि कंट्री के वर्ल्ड फेमस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसके बारे में वर्ल्ड में नेम और फेम हुआ करता था हमारे कंट्री का, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former। तो जो हमारा रेपुटेशन पुराने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का वर्ल्ड फेमस में था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने आज तक टिल नाउ हम जो है उस लेवल को अब तक अचीव नहीं कर पाए, उस फेम को। No corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former। यानी जो फेम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अंग्रेजों से के आने से पहले जो फेमस था हमारे कंट्री का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो आज का मॉडर्न इंडस्ट्री भी हमें नहीं दे पा रहे। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, अभी प्राइमरी मोटिव हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या है, मतलब प्राइमरी मोटिव कॉलोनियल गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसीज लाने का मकसद था, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने का जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, वो क्या था? सिस्टेमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग, इंडिया को सिस्टेमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाना था, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म करना था धीरे धीरे। और इसके लिए उन्होंने टू फोल्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करा, टू फोल्ड स्ट्रेटजी। द इंटेंशन क्या था, मकसद क्या था? मकसद ये था टू रिड्यूस इंडिया to the status of a mere exporter of important raw material for the upcoming modern industries in Britain, and second, to turn India a sprawling market for the finished product of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country। जो भी टू फोल्ड कंडीशन, टू फोल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था, मकसद क्या था? मकसद था इंडिया को रिड्यूस करके रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना। इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो, कहां एक्सपोर्ट हो? ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज नए इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो रहा था, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो डेवलप। अब इसके लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल कहां से मिले? तो जाहिर सी बात है इंडिया एग्रीकल्चर में काफी आगे है, रॉ मटेरियल यहाँ से आसानी से मिल सकता है। सो दे टुक द एडवांटेज ऑफ दैट, दे ट्राई टू मेक इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये प्राइमरी, तो एक बात हुआ ना। अब दूसरा एक और इंडस्ट्रियल बेस के साथ जो हमारे इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए जो दूसरा टारगेट अडॉप्ट किया गया, वो ये कि जो प्रोडक्ट, ठीक है आप रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आप इस रॉ मटेरियल को अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में बेचा होता या दूसरे वर्ल्ड में बेचा होता, तब भी हमारे कंट्री को कि जो इंडस्ट्रीज थे वो धीरे धीरे ग्रो करते। बट the problem here was that कि जो प्रोडक्ट मशीन मेड प्रोडक्ट ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनको इंडिया में लाके बेचा गया, यानी इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया गया और मार्केट, स्प्रॉलिंग मार्केट बना दिया गया फिनिश प्रोडक्ट का। सो ये डुअल एडवांटेज, डुअल एक्सप्लॉइटेशन किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर।
Britain in the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. अब इसका दोहरा असर पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पे, डुअल इम्पैक्ट पड़ा। पहला इम्पैक्ट तो ये कि हमारे कंट्री का जो इंडस्ट्रियल बेस था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और दूसरा ये कि हमारे कंट्री में शॉर्टेज हो गया प्रोडक्ट का, लोकली मेड गुड्स का शॉर्टेज होने लगा। तो जब लोकली मेड गुड्स का शॉर्टेज होने लगेगा, देन ऑब्वियस है कि वो डिमांड जो है कहीं से तो मीट होना है ना, एंड दैट एडवांटेज वाज टेकन बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने उन प्रोडक्ट को यहाँ पर बेचा और काफी प्रॉफिट कमाया। दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबली मेड बाय द इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से सस्ते दर में जो है फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके यहाँ पर प्रॉफिट पे बेचा गया। तो यहाँ से ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि टू वे वहां पर पॉलिसी अडॉप्ट करने से डुअल प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए क्रिएट किया गया। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्रिएट किया गया, और दूसरा ये कि उन्होंने अपने कंट्री के प्रोडक्ट के लिए, यानी अपने मशीन मेड प्रोडक्ट के लिए ब्रिटिश ने यहाँ इंडिया को अपना मार्केट बना लिया। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ तक मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री आना शुरू तो हो गया, बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। लेकिन अगर प्रोग्रेस का बात करें, प्रोग्रेस काफी स्लो था। इनिशियली शुरुआत के दौर में दिस डेवलपमेंट वाज कंटिन्यूड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल। इनिशियल टाइम पे ये जो डेवलपमेंट था वो सिर्फ टेक्सटाइल और जूट कॉटन मिल तक ही सीमित था। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स mainly dominated by India, Indians were located in the western part of our country। और ये जो कॉटन और टेक्सटाइल मिल है वो ज्यादातर हमारे इंडिया में वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में लोकेटेड था, जिसमें जो अभी महाराष्ट्र और गुजरात के अंडर में आता है। आप देखते हैं कि अभी भी इंडस्ट्रियली अगर आगे देखा जाता है तो आज भी इंडस्ट्रियली महाराष्ट्र और गुजरात आगे। तो ये आगे आज के नहीं है, उस टाइम से जब वहां पे जिसको आप कह सकते हैं जूट मिल, कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिल, ये सब काफी तेजी से डेवलप हो चुके थे। इनिशियल फेज वहां आ चुका था। While the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal। अब अगर बात करेंगे जूट मिल्स का तो वो मेनली बंगाल में ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। Subsequently बाद में फिर the iron and steel industries began coming up in India। इंडिया में आयरन और स्टील कंपनीज भी आना शुरू हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यहाँ पे एक फेमस है, जिसका इनकॉर्पोरेशन 1907 में हुआ। A few other industries in the fields of sugar, उसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुए, जैसे शुगर के लिए, सीमेंट के लिए, पेपर के लिए। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए यहाँ। However, there was hardly any capital goods industry, but the problem was कि capital goods industry शायद ही यहाँ आया हो। अब सोच रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अगर किसी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तेजी से ले जाना है तो इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए हमें प्लांट चाहिए होगा, हमें मशीनरीज चाहिए होगा, और प्लांट और मशीनरीज का प्रोडक्शन जिन इंडस्ट्री में होता है उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे कंट्री में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमको इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन करने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो दैट वाज द सिचुएशन। So, however, there was hardly any capital goods industry to help promote further industrialization in India। यानी फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए शायद ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हो। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं किसको है, इसको हमने बताया, यानी मशीन को, वो इंडस्ट्री जो मशीन और टूल्स जहां का प्रोडक्शन हो। और आप जानते हैं कि मशीन्स और टूल्स का प्रोडक्शन अगर होगा तो फर्दर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे जो उन मशीन से प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में बेचेंगे, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर कोई और छोटे छोटे टूल्स वगैरह हो जो कंजम्पशन में इस्तेमाल होते हैं। The establishment of a few manufacturing units here and there was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry। अब ये तो मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में बात हुआ, लेकिन जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारे कंट्री में, उसका कोई सब्स्टिट्यूट डेवलप नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कारीगर थे उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट उस लेवल पर तो जा चुका ऑलरेडी। So furthermore, the growth rate of the new industrial sector and its contribution to the GDP remained very small। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सामने है कि जो ग्रोथ था न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का, यानी जिस न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर को जिस दर से ग्रो करना चाहिए था, और जो डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन, उसमें जो कंट्रीब्यूशन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का होना चाहिए था वो काफी कम था।
अब एक और प्रॉब्लम, अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑन न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब एक और प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज के साथ, कि इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए या तो आप प्राइवेट सेक्टर सेटअप करेंगे या फिर पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का अगर हम रोल बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर ने क्या रोल प्ले करा, गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, तो बहुत ना के बराबर रोल था गवर्नमेंट का। यानी पब्लिक सेक्टर्स जो है वो नए इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनका प्रेजेंस काफी बिल्कुल ना के बराबर था। दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज। ये सेक्टर को मतलब था सिर्फ रेलवे से, पावर जनरेशन से, कम्युनिकेशन से, पोर्ट से और कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इसके अंदर में पब्लिक सेक्टर में। तो ये थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिचुएशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय तक। और ये जो हमने स्टडी करा विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था यानी ब्रिटिशर्स का जो रूल रहा है 200 सालों का, 200 सालों में कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज किया और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट किया, इंडिया को बल्कि मार्केट बना करके छोड़ दिया अपने फिनिश प्रोडक्ट का। और किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को सेटअप उस तरीके से नहीं हो पाए थे, और चूंकि पब्लिक सेक्टर यहाँ पे बहुत लिमिटेड ही रहा, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ही सेटअप हो पाए। तो ये सिचुएशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। इंडिया फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार। इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल से ही अगर हम बात करें ना, तो हम एक व्यापारी नेशन है। But the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. तो लेकिन जो restrictive policies यानी ब्रिटिशर्स ने जो restrictive policies अडॉप्ट किया था हमारे व्यापार को लेकर के, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, यहाँ से जो गुड्स विदेश भेजे जाते थे उसके कंपोजिशन पे, और जिस लेवल पे ट्रेड होता था फॉरेन ट्रेड, उस लेवल पे असर पड़ा। तीन तरीके से नेगेटिव, तीन चीजों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इंडियन स्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर पे असर पड़ा, यहाँ से जो विदेश में गुड्स भेजे जाते थे उसके कंपोजिशन यानी उसके टाइप्स ऑफ गुड्स में चेंजेस आ गए, कहाँ हम फिनिश प्रोडक्ट भेज रहे थे और अब रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन के रह गए। और तीसरा कि वॉल्यूम यानी जिस लेवल पे हम प्रोडक्शन करके विदेश भेज रहे थे उसके वॉल्यूम में भी कमी देखने को मिला। Consequently, रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया became exporter of primary product। यहाँ से सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, वैसे प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर के जरिए से हमें हासिल होते हैं, चले जैसे रॉ सिल्क हो, कॉटन हो, वुल हो, सुगर हो, इंडिगो हो, जूट वगैरह। एंड एन इंपोर्टर, और हम इंपोर्टर बन के रह गए। किन चीजों के इंपोर्टर बने हम? कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स, कैपिटल गुड्स, लाइट मशीनरीज, जो उन चीजों का के इंपोर्टर हम बन के रह गए जिसका प्रोडक्शन ब्रिटेन की फैक्ट्री में हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो रॉ मटेरियल्स होता है वो सस्ता बिकता है, लेकिन जहां तक हम बात करेंगे प्रोडक्ट जो मशीन्स के जरिए बनते हैं, वो जब मार्केट में आके बिकता है तो वो महंगा होता है, यानी देयर इज अ गैप ऑफ प्राइस डिफरेंस, और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है वहां। तो फॉर ऑल दैट पर्पस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली ओवर कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मोनोपोली कंट्रोल बना करके रखा था पर्पसफुली। इंडिया को ब्रिटेन ने पर्पसफुली इसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसीज पे मोनोपोली क्रिएट करा। यानी इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया के हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड जो है ना वो ब्रिटेन के साथ होंगे, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा जो ट्रेड इंडिया का विदेशी व्यापार जो है वो किसके साथ है? ब्रिटेन के साथ। और उसके अलावा कुछ कंट्रीज के साथ ही अलाउ किया गया, जैसे चाइना, श्रीलंका, पर्शिया, सेलोन जिसको श्रीलंका आज कहा जाता है, पर्शिया जिसको आज ईरान कहते हैं। फिर सुएज कैनल का ओपनिंग किया गया इनके द्वारा। फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे फर्दर पकड़ बनाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश सुएज कैनल का निर्माण कराया। The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of a large export surplus। अब यहाँ पर अगर हम कुछ बात करें कि इससे फायदा, अगर इसका कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आए तो बस वो यही है कि हम लोगों ने लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस हासिल करा। मतलब हमने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके भी ज्यादा अर्न कर लिया कंपेयर टू द इंपोर्ट। लेकिन ये जो एडवांटेज था व्यापार का कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए, एक्सपोर्ट से अर्निंग हमारा ज्यादा हुआ और इंपोर्ट से एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ, तो हम सरप्लस पे थे, वी वर इन सरप्लस नेशन।
लेकिन क्या इस सरप्लस का कोई बेनिफिट हुआ? नो। सरप्लस, ये जो सरप्लस हमें हासिल हुआ है ये बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद, यानी हमने अपने इकोनॉमिक के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। क्या था वो? बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, इसका शॉर्टेज हो गया हमारे कंट्री में। केरोसिन, ये दीज वर स्कार्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। फर्दरमोर, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे पास आया उसकी वजह से हमारे कंट्री में गोल्ड और सिल्वर फ्लो होना चाहिए था, बिकॉज हम जानते हैं कि अर्लियर टाइम में जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता था, जिसमें कोई भी गुड्स अगर एक नेशन दूसरे नेशन के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसके बदले गोल्ड का फ्लो होना होता था। सरप्लस नेशन में गोल्ड जाया करता था, किस नेशन से? जो डेफिसिट में है। वैसा देश जो घाटे में चल रहा है वो पेमेंट करेगा, यानी जाहिर सी बात है वो पेमेंट करेगा किनको? उस नेशन में एक्स्ट्रा गोल्ड का फ्लो होगा जहां पर जो एक्सपोर्ट सरप्लस में। अब जो ये गोल्ड और सिल्वर इंडिया में आया, इसका क्या हुआ? दिस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेट अप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अच्छा, इसको खर्च के तौर पे दिखा दिया कि हमने ब्रिटेन में एक ऑफिस सेटअप करा है, यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको ये इस तरीके का सेटअप दिखाया कि उन्होंने ब्रिटेन में एक अपना ऑफिस सेटअप किया है और वहां जो खर्च हो रहा है उस खर्च को मेंटेन करने में ये पैसे खर्च कर दिए। उसके अलावा वॉर में दिखा दिए, उसके जो वॉर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लड़ा, एंड द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, और कुछ इनविजिबल आइटम दैट इज सर्विसेज, इन सब की वजह से, यानी जो भी सरप्लस कमाया वो सिर्फ पेपर पे नजर आया। एक्चुअल रियलिटी में इंडियन इकोनॉमी को कुछ प्रॉपर बेनिफिट उस सरप्लस का नहीं मिला जो हमने रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट्स की वजह से अर्न करा। तो इसका मतलब इन सब का नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, यानी रिसोर्सेज की भी कमी, गुड्स और सर्विस के अवेलेबिलिटी की भी कमी, इंपोर्ट सरप्लस जो आया उसको भी गवा दिया गया। तो ये था कंडीशन हमारे फॉरेन ट्रेड का, यानी ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि फुल कंप्लीट कंट्रोल बना करके रखा गया। अब डेमोग्राफिक कंडीशन, थर्ड आज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर ले। वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू द सेंसस इन 1881। यानी इंडिया के लोगों की स्थिति क्या थी, इंडिया में रहने वाले लोग वो किस कंडीशन में थे। अगर हम बात करें पॉपुलेशन का, तो पहला सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट किया ब्रिटिशर्स ने वो 1881 में। Though sufferings from certain limitations, हालांकि ये जो कैलकुलेशन था उसमें कमी थी। It revealed, इससे पता क्या चला? Unevenness in India's population growth. Population growth uneven था, यानी it was sometimes growing up and sometimes going down. Subsequently, बाद में every 10 years के बाद, यानी 1881 के बाद से हर 10 साल के बाद इसको इस सेंसस को कंडक्ट किया जाने लगा। 1921 से पहले इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पहला फेज कहा जाता है, और सेकेंड फेज माना जाता है कि 1921 के बाद से शुरू हुआ। The second stage of transition began after 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. यानी 1921 के समय ना ही इंडिया का टोटल पॉपुलेशन और ना ही पॉपुलेशन ग्रोथ ये बहुत ज्यादा नहीं था। वेरियस सोशल इंडिकेटर्स, अगर हम सोशल इंडिकेटर्स पे ध्यान दें, वर आल्सो नॉट क्वाइट इंकरेजिंग। सोशल इंडिकेटर्स भी कुछ खास अच्छे पोजीशन में नहीं था। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट का, तो लिटरेसी लेवल मात्र 16%, 16% लोग लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, जो लिखना पढ़ना जानते थे। लिटरेसी का मतलब एजुकेशन लेवल नहीं होता, लिटरेसी का मतलब आपको समझना है लिखना पढ़ना जानना, यानी लिख पढ़ लेते। ऐसे लोग 100 में 16। इसमें से अगर हम फीमेल लिटरेसी उठा करके देख लें तो उस सिचुएशन में, उस दौर में ये मात्र 7%, यानी 100 में ओनली 7 फीमेल ही पढ़ना लिखना जानती थी। यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं, यू आर वैल्यूएबल एट दैट टाइम, जो भी उस समय पढ़े लिखे होते थे वो उस समय वैल्यूएबल होते थे। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर ईदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज का बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो बड़े स्तर पे या तो अवेलेबल ही नहीं थी, और अगर जहां कहीं भी अवेलेबल है तो वो काफी नहीं था, इनएडिक्वेट था, जरूरत हाईली इनएडिक्वेट। जरूरत के हिसाब से जितना जरूरत हो उसके कंपैरिजन में अगर बात करें दैट वर दे वर हाईली इनएडिक्वेट। Consequently, तो रिजल्ट क्या हुआ? वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस वर रैम्पेंट एंड टुक अ ह्यूज टॉल ऑन लाइफ। तो पानी से बॉर्न होने वाले डिजीजेस वो काफी ज्यादा हो गए, पानी और हवा की वजह से फैलने वाले डिजीजेस वो बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट इंडिया में काफी हाई था, मृत्यु दर काफी हाई था।
और खास करके अगर बात करें इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट का, तो ये 218 पर 1000, यानी 1000 बच्चे में 218 बच्चों का डेथ हो जाता है, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट विद इन 1 ईयर डेथ। 40% अगर हम बात करें आज का अगर हम डेटा लें तो वो 40 पर 1000 है। तो कहाँ 1000 में 218 बच्चों का डेथ हो जाना और 40 वो आ गया है 1000 में 40, तो लगभग कितना परसेंट हो गया, 4% आई गेस, 21.8% से 4% पे लाएगा। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का अगर बात करें तो 44 इयर्स था उस समय, जो कि अभी करंटली 68 इयर्स है, और ये भी पुराना बुक है तो अभी ये और बढ़ा ही होगा 68 इयर्स से। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा, डेटा की कमी होने की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। हम गरीबी की अर्थव्यवस्था, गरीबी का सिचुएशन जो है पता नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा अवेलेबल है नहीं, कोई भी मेजरमेंट जो है बिना डेटा के बात कर नहीं सकते हम। तो उस टाइम पे गरीबी किस लेवल पे होगा ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा, जहां बेरोजगारी हो, जहां चीजों की कमी हो, तो उस समय पॉवर्टी का क्या हाल होगा ये अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो क्लियर है कि एक्सटेंसिव पॉवर्टी इंडिया में प्रिवेल कर रहा था कॉलोनियल पीरियड के टाइम, और विच कंट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम, और इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ हमारे देश की आबादी के ऊपर। तो यानी अगर हम बात करें वेदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वहां पर भी डिक्लाइन देखने को मिला। अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड को, तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल बना करके रखा गया, इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया, और जो सरप्लस हमने कमाया उस सरप्लस को भी अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस में दिखा दिया गया, यानी उस सरप्लस का भी एडवांटेज हमें नहीं मिला। एंड फाइनली अगर हम बात करें डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपने देखा कि किस बुरे सिचुएशन में हम थे, जहां लिटरेसी रेट 16% हो, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 44 इयर्स हो, जहां पर इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट 1000 में 218 हो, तो आप समझ सकते हैं कि वहां सिचुएशन क्या होगा। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी का कमी कहीं पर तो होना ही नहीं है, और अगर कहीं हुआ भी तो वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट काफी कम, और गरीबी का अंदाजा तो आप इससे खुद भी लगा सकते हैं, जहां बेरोजगारी हो तो वहां गरीबी तो ऑब्वियसली बहुत तेजी से बढ़ेगी। दिस वाज द सिचुएशन। हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रिटिशर्स क्या प्री ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या सिचुएशन था, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या था इंडिया का। तो आज के लिए इतना ही।